तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले। मान लीजिए कि हमारे पास कार्बन एटम है। कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 6 और कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका क्या होता है कि पहले सेल में फर्स्ट सेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दूसरे सेल में हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसका एक रूल है 2n²। पहला रूल है कि अगर आपके पास n = 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहले सेल में हम 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, दूसरे सेल में 2 × 2 का स्क्वायर यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे सेल में 2 × 3 स्क्वायर दैट इज़ 18 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। लेकिन एक और भी रूल है कि अगर किसी भी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो हम नेक्स्ट सेल स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं, तो कार्बन का पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे सेल में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब आती है बारी कि इन एटम्स हमें जो भी कंपाउंड मिलते हैं या मॉलिक्यूल्स मिलते हैं इन नेचर, वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। एटम हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि एटम जो होते हैं ना, वो हाईली एनर्जेटिक होते हैं और इनको स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। स्टेबिलिटी के लिए जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक सेल होता है, तो एक सेल होने की वजह से इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। बाकी के अदर एटम जितने भी हैं, हाइड्रोजन के साथ एक हीलियम भी है, इसके पास भी एक ही सेल है। बाकी के जो अदर एटम्स हैं उनको 8 इलेक्ट्रॉन की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है लास्ट सेल में। मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द लास्ट सेल। तो लास्ट सेल जब इनका पूरा भर जाएगा तो ये क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। स्टेबल होने का मतलब इनकी एनर्जी रिलीज नहीं होती है और ये इनएक्टिव तो नहीं होते हैं। एक्टिव करने के लिए हमें इनको एनर्जी देनी पड़ती है बाहर से, तभी ये रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। और इसीलिए ये क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं, ताकि इनको 2 इलेक्ट्रॉन का पूरा हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए और ये स्टेबलाइज कर जाएं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले कार्बन का स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कि इस चैप्टर का फोकस है। और यहाँ पर कार्बन का हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है कि अगर किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर आपको मालूम है, तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसका हम इलेक्ट्रॉन अलग अलग सेल में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके बाहर अलग अलग छोटे छोटे सेल्स कक्षाएँ होती हैं जिनको हम सेल्स बोलते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 है, एटॉमिक मास 12 है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। प्रोटॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का काउंट जो होता है सेम होता है, 6 होता है। और न्यूट्रॉन कितने हो गए? 12 - 6। मास नंबर में से इसको माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हो गए, यानी कि इसके पास 6 पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और इसके बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने पर 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसके लिए ये क्या करता है? या तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये शेयर करेगा किसी के साथ। शेयर का मतलब कि किसी के साथ इलेक्ट्रॉन लेना देना कर सकता है, कंप्लीटली नहीं, बॉन्डिंग में। और जैसे कि बिजनेसमैन 2 लोग एक साथ पैसे शेयर करके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसका दोनों को प्रॉफिट मिलता है, वैसे ही कार्बन भी इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। होता क्या है कि जैसे जो मेटल्स हैं हमारे पास, सोडियम,
इनका एटॉमिक नंबर 11 है। कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखना चाहेंगे तो 281 आएगा। तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें जिनका एटॉमिक नंबर 12 है, इनको अगर हम लिखेंगे इनका कॉन्फ़िगरेशन तो 2812 आएगा, 282 आएगा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। और इसी तरीके से जिन भी एटम्स के बाहर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, ये आसानी से 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे को कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देते हैं। कंप्लीट ट्रांसफ़र करने की वजह से मेटल पर कौन सा चार्ज आता है, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन जब 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाता है ना, तो कोई भी एटम जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता है। उसका कारण क्या है कि जब आप यहाँ पे देख रहे थे कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं, मान लीजिए n पॉजिटिव चार्ज हैं और इसके बाहर n नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो एटम वैसे तो न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर सेल्स में चक्कर लगा रहे होते हैं, तो नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो इसका देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एक निकला, तो इसमें मान लीजिए पहले से 4 प्रोटॉन, हम इलेक्ट्रॉन एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, और यहाँ पर पहले से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर डिस्ट्रीब्यूट था, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो ये क्या करेगा, इसको अंदर की तरफ खींचेगा। तो इसका साइज जो है इतना बड़ा नहीं रह जाता, ये न्यूक्लियस तो उतना ही बड़ा रहेगा, लेकिन ये इसका सेल जो है छोटा हो जाता है। फिर एक और इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो इसकी साइज़ और छोटी हो जाएगी, तो ये न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, बिल्कुल पास नहीं लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन किया रहेगा, पास आ जाता है। इस वजह से अट्रैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इलेक्ट्रॉन ये दे नहीं पाता। तो 1 2 3 देना तो आसान है, बट ये उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाता। ऐसे कंडीशन में ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। तो शेयर कैसे करेगा, नॉन मेटल जो होंगे वो आपस में शेयर करते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कार्बन से कर सकता है, कार्बन हाइड्रोजन कर सकता है, ऑक्सीजन कर सकता है, कार्बन ऑक्सीजन कर सकता है। तो ऐसे में जब शेयरिंग होती है, दो एटम, एक एटम मान लीजिए ए है, दूसरा एटम बी है, ये दोनों को ऑक्टेट, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास मान लीजिए कि 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है, दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, तो हम इसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि whenever there is a sharing of electron between the two atoms, it is called covalent bond. It can be single covalent bond, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। अब इन पर हम एग्जांपल्स करते हैं। जैसे हाइड्रोजन ले लेते हैं हम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर दिखा दिया, और दूसरा भी हाइड्रोजन आएगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये सिर्फ अपना डुप्लेट बना सकता है, यानी कि इसके पास 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 सेल। दोनों हाइड्रोजन सामने आ गए, दोनों का क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन सामने आ गया, और यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो ये इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि हाइड्रोजन के बीच में ऐसे सिंगल बॉन्ड बन गया, या फिर ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्डिंग, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, जहाँ पे हम डबल बॉन्ड की बात करेंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब मान लीजिए कि एटम्स को 2 इलेक्ट्रॉन की शेयर की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे डबल कोवैलेंट बॉन्ड हम लेंगे। तो जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है उसका 8 होता है, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में हम लिखेंगे 2 6। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। कैसे करेगा, यहाँ पे इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये मान लीजिए ऑक्सीजन का दूसरा सेल है, इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। पहले में 2, दूसरे में कितना आएगा, 6 आएगा।
तो यहाँ पे बचा कितना, 2 चाहिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन हम दिखा देते हैं। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन का हम शेयर करा लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हम दिखाते हैं। हम सिर्फ बाहर वाले सेल को ही ले रहे हैं, अंदर वाले सेल को नहीं ले रहे हैं। दिखाने के लिए वही ज़रूरी होता है। अंदर वाले सेल का उतना इम्पोर्टेंस है नहीं, क्योंकि वो तो बॉन्डिंग में आता नहीं है। तो यहाँ पर हम ऐसे दिखा दिए, ये ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। इसको हम ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे O2 भी लिखा जाता है। फिर आता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में हमें 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल ले लें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 5। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ भी लग सकता है या इसके साथ 3 हाइड्रोजन लग सकते हैं। तो इसको हम कॉन्फ़िगर आउट करते हैं, तो इसका होगा 2 5। तो यहाँ पे लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो दूसरा जब नाइट्रोजन आएगा तो उसके भी 5 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के हम दिखाएंगे। अब इन दोनों को हमने जोड़ा है तो ऐसे दिखाएंगे, दोनों के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, ये नाइट्रोजन, और इसको हम दिखाएंगे कैसे, ऐसे। जो 2 इलेक्ट्रॉन बच जा रहे हैं उसको हम बाहर दिखा देते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो इनके बाद हम आते हैं कार्बन पे। कार्बन के स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो कार्बन के हमारे पास 2 एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कार्बन जिस फॉर्म में नेचर में पाया जाता है या आर्टिफिशियली बनाया जाता है, वो एलोट्रॉप्स हैं। जैसे कि इसमें हमारे पास C60 है, इसको बकमिस्टर फुलरीन ने बनाया था। बकमिस्टर फुलरीन, इसको बकीबाल भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है फुटबॉल के जैसा होता है, फुटबॉल स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है, मैनुअली बनाना आसान नहीं है। और इसके बाद ग्रेफाइट है और डायमंड है। ये इसके नेचुरल अकरिंग इसके क्या हैं, एलोट्रॉप हैं, और ये इसको बनाया गया है लैब में। इसको फिर और भी एडवांस फॉर्म में और भी ज़्यादा बनाए गए हैं, C80 C90 और भी बनाए गए हैं। बहुत सारे एलोट्रॉप्स बनाए गए हैं, उनसे कैंसर का ट्रीटमेंट और बहुत सारे काम किए जाते हैं। अब ग्रेफाइट देखें तो ग्रेफाइट ये मेटल का ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, हीट कंडक्ट करता है, सॉफ्ट होता है और थोड़ा सा ग्रे कलर का होता है। इसमें मिट्टी मिला करके तब पेंसिल बनाई जाती है। इसके पास इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्टर अच्छा कंडक्टर माना जाता है, इससे बैटरी भी बनाई जाती है। ये ऐसा इसलिए होता है कि जब इसका स्ट्रक्चर बनता है ना, तो उसमें एक एक स्पेस लीव हो जाता है, छूट जाता है, यानी इसका एक कार्बन का बॉन्डिंग नहीं पूरा हो पाता है, बाकी के सारे पूरे हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर एक ऐसा इलेक्ट्रॉन रहता है जो कि किसी के साथ वैलेंसी में इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है और एक बॉन्ड बना सकता है। इसलिए ये क्या है, अच्छा कंडक्टर है और इंसुलेटर नहीं है, ये सेमी कंडक्टर होता है। और वहीं अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड में क्या होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। उसमें कहीं भी आपको स्पेस नहीं मिलेगा, कोई भी बॉन्ड खाली नहीं मिलेगा, सभी जगहों पर इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। कोई भी स्पेस खाली ना होने की वजह से कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर पाता। और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, लेकिन पूरा का पूरा टाइटली पैक होने की वजह से, कोई इलेक्ट्रॉन शेयर ना करने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है और बहुत ज़्यादा शाइनी होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस वजह से इसमें अगर लाइट आती है, लाइट पड़ती है तो ट्रैप हो जाती है और इसी के अंदर क्या करती है, घूमने लगती है। इस वजह से ये हमें शाइनी दिखता है। अब आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है कि कार्बन के होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है। यानी कार्बन से जितने भी फैमिली बने, जितने भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसका होमोलॉगस सीरीज़ का मतलब होता है कि एक ऐसी फैमिली बनेगी, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स बनेंगे जिनका केमिकल
और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, प्रॉपर्टी नहीं लगभग सेम होगा, अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा। और इसमें CH2 का डिफरेंस होता है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। एक हाइड्रोजन और इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर आप निकालें तो 14 यूनिट का डिफरेंस आएगा पूरे फैमिली मेम्बर में एक दूसरे के बाद, अल्टरनेट एक के बाद एक आप डिफरेंस देखोगे। फर्स्ट मेंबर से सेकंड मेंबर में तो 14 यूनिट का डिफरेंस आएगा, सेकंड टू थर्ड में 14 यूनिट का डिफरेंस आएगा। तो दिस इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज के एग्जांपल में आता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड एनहाइड्राइड, बहुत सारे हैं। और एमाइड, बहुत सारे ग्रुप हैं जिनमें से कुछ ही हमें पढ़ने हैं और उनके बारे में हम लोग इसकी चर्चा बाद में करेंगे।